हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। आई नो बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर के, बट आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। अपने फिनिश कर चुके हैं इस चैप्टर को। अपने ने सारे एग्जांपल्स कर लिए थे, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे थे और अपने ने 8 नंबर मैंने तुम्हें यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने कहा था कि रेस्ट आगे सेम एंट्रीज है। तो तुम्हें कोई डाउट है तो मैं आज वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट आई डोंट होप कि कोई डाउट रहना चाहिए क्योंकि बहुत इजीली गया और अपने ने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्डिंग्स ऐसा है तो शायद तुम्हें कंफ्यूज कर दे, जो मैं एक बार बता देती हूँ। मैं सॉल्व नहीं कर रही इस क्वेश्चन को अभी क्योंकि बहुत क्वेश्चंस अपने ने सॉल्व किया और कल भी मैंने इसको आधा सॉल्व करके बताया था क्योंकि इसी वे में पूरा जाने वाला था ये। यहाँ तक तो अपने ने देख ही लिया था। रिटर्न मतलब 19 नंबर तक तो देख लिया था। रिप्लेसमेंट 20 नंबर, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ दिस कंपनी। एमएन कंपनी का ये वाला जो है वो अपने को डिपार्टमेंट से वापस आया, तो इसको कौन सी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे? तो ये 5 यूनिट्स अपने को वापस आए थे। भले अपने ने एमएन कंपनी से 6.10 पे परचेस किया था, बट अपने ने डिपार्टमेंट को इश्यू किया तो वो जो है वो इस कॉस्ट पे जाएगा, वापस इस कॉस्ट पे आने वाला है। जो करंट अपनी जो कॉस्ट चल रही है ना उस वाले में ऐड होगा, क्योंकि अपने ने जब मटेरियल इश्यू किया ना एमएन कंपनी का, वो भले अपने ने इतने पे परचेस किया, अपने ने डिपार्टमेंट को अपने थोड़ी ना जाके प्राइस बताते कि यार मैंने तेरे को जो मटेरियल दिया है ना, मतलब डिपार्टमेंट को जो मटेरियल अपने सप्लाई करते हैं उसको थोड़ी प्राइस बताते कि मैंने तेरे को जो मटेरियल दिया उसकी प्राइस क्या है। सेकेंड वाला, ट्रांसफर फ्रॉम जॉब 182 टू 180। अब अपने ने डिपार्टमेंट को मटेरियल दे दिया, अब डिपार्टमेंट की मर्जी को उसको कौन सी जॉब में लगा रहा है। अब वो जॉब 182 में लगाए कि 187 में लगाए, वी डोंट केयर, इसको जस्ट इग्नोर करो। तुम्हारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें इसकी एंट्री ही नहीं मारनी है। इशू किया है तो इसकी एंट्री सेम होगी जैसे अपना पहले मारते हैं। देन ट्रांसफर डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, वी डोंट केयर। अब अपना काम है स्टोर से फैक्ट्री में सप्लाई करना। अब फैक्ट्री के अंदर 10 डिपार्टमेंट है तो वो लोग अपने अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं मटेरियल, तो इससे हमें कोई कोई लेना देना नहीं है। एटलीस्ट इस चैप्टर में तो कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज टू शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग। तो शॉर्टेज लिखा है यहाँ पे सिर्फ, तो शॉर्टेज यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, तो ये हमारा नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है वो अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा ये वाले क्वेश्चन में। नाइन्थ नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं तुम्हें जस्ट यहाँ पे करके बता रही हूँ, कुछ है ही नहीं। देखो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक नील है, तुमको परचेस करना है 2 बार, जैन 1 को और जैन 20 को तुम्हें परचेस की रिसिप्ट की एंट्री मारनी है। ओके, एंड देन जैन 22 को और 23 को इश्यू की एंट्रीज मारनी है। अब बोला गया है कंप्लीट द रिसिप्ट एंड इश्यू वैल्यूएशन। अब तुम्हें वो फीफो से भी करना है, लीफो से भी करना है और वेटेज एवरेज से भी करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि तीनों मेथड से करना है, बट कोई फर्क नहीं है। देन क्या बोला, टेबुलेट द वैल्यूज एलोकेटेड टू जॉब W16 एंड W17। अब जब तुम लीफो फीफो से क्वेश्चन करोगे ना तो सिंपली, अब ये वाले अगर सपोज तुम अभी फीफो से कर रहे हो, फीफो तुमने पहले सॉल्व किया, अब जैन 1 को तुमने 100 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ 1 और जैन 22 को तुम 60 यूनिट जो है एट द रेट ऑफ 1 दे रहे हो W16 को, ठीक है। और जैन 20 को तुमने अगेन खरीदे और 23 को दे दिए, तो जैन 20 को तुम्हारा परचेस आएगा और जैन 23 को जब तुम दोगे तो पहले 40 यूनिट एट द रेट ऑफ 1 जाएंगे, ये वाले में से जो बचे हैं अभी भी, और दूसरे वाले में से 20 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 जाएंगे, ये जाएंगे जॉब नंबर W17 को, तो ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक बार ऐसे का ही सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ये सॉल्यूशन उल्टा है, मतलब वो वाला तो हो गया ये रहा। तो अगर तुम फीफो बेसिस पे कर रहे हो तो जैन 1 को तुमने परचेस किया, परचेस की एंट्री क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, जैन 20 को अगेन परचेस, इश्यू किया तुमने जॉब 16 को 60 यूनिट्स,
तुम्हारे पास बचा क्या, 40 ये बचा, 100 ये आ गया। 17 को इशू किया, 40 पहले ये इशू करोगे, देन 20 ये इशू करोगे। ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया एज पर फीफो। लीफो, लीफो में तुमने अगेन परचेस किया। अब जॉब नंबर 16 को ज्यादा प्राइस वाला एलोकेट होगा पहले, तो 16 एट द रेट ऑफ 2, 60 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2। जैन 23 को अपने 17 को इशू कर रहे हैं, W17 को, तो जो 20 बचे हैं पहले, सॉरी, जो लीफो अपने कर रहे हैं, तो अपने ने लास्ट परचेस जो किया था, जो कि अपने ने एट द रेट ऑफ 2 किया था, तो पहले वो जाएगा 40 यूनिट्स, देन रेस्ट जो अपना पहला वाला परचेस था एट द रेट ऑफ 1, उसमें से अपने 20 यूनिट्स दे देंगे। वेटेज एवरेज, इसमें भी कुछ नहीं है, पहले दोनों परचेस कर लो। यहाँ पे जब तुम परचेस करोगे ना, तो ये वाला बस इसका ध्यान रखना है। पहले अपने ने परचेस किया 100 एट द रेट ऑफ 1, तो 100 हो गया। देन तुमने 100 यूनिट्स परचेस किए, तो टोटल यूनिट्स हो गए 200, 100 प्लस 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। तुम्हारी कॉस्ट 100 प्लस 200 300 हो गई। 300 डिवाइड बाय 200 करोगे तो 1.5 तुम्हारा पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। अब तुम W को इशू करो, या फिर मतलब W17 को करो या W16 को करो, दोनों का रेट सेम ही रहेगा। तो तुम्हारे पास 200 यूनिट्स थे एट द रेट ऑफ 1.50, जिसका टोटल था 300, तो उसमें से तुमने 60 इशू किए, 140 बचे, उसमें से अगेन तुमने 60 इशू कर दिए, 80 बचे। अब ये स्टेटमेंट हो गया मटेरियल W, लीफो से 60 रुपए लगे, लीफो से 60 रुपए लगे, तो ये आ गया मटेरियल, मतलब W17 को 80 रुपए लगे, 80। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा W, मतलब फीफो से, तो 160 का क्लोजिंग हो गया, खत्म। देन लीफो से देखे तो 16 को लगे 120, यहाँ पे लगे 100, और क्लोजिंग बचा 80। और यहाँ पे तो ये दिख ही रहा है अपने को ऊपर ही कि इन दोनों को सेम लगे हैं, और क्लोजिंग 120 का है, सिंपल। फाइनली चैप्टर खत्म हो गया, हमने आईसीआई की मॉड्यूल का हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सारे एग्जांपल्स देख लिए, और चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अब मैं तुम्हें थोड़े से समरी नोट्स दे देती हूँ, जो तुम 1.5 डेज में रिवाइज कर सकते हो। मतलब इस चैप्टर में अपने ने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, मैं एक बार वो सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर रही हूँ कि तुम लिख लेना। तो तुम्हें 1.5 डे, या फिर तुम एग्जाम के दिन सुबह लेके बैठे हो, तो तुम जस्ट पूरा चैप्टर लेके ना बैठो, ये फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो, तो तुम्हारा काम हो जाए। तो तुम चाहो तो मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हो, वरना मेरे लिखने के बाद तुम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, समरी नोट्स। पहला, एनुअल ऑर्डरिंग, सॉरी, एनुअल परचेस कॉस्ट। एनुअल परचेस कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अपने ने बहुत स्टार्टिंग में देखा था कि एनुअल परचेस कॉस्ट मतलब ए, एनुअली तुम्हें कितना ऑर्डर करना है, इनटू पीपी, परचेस प्राइस। अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ फॉर्मूलाज का, क्योंकि अपने ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने बार फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो अपने को फुल फॉर्म याद हो ही जाता है। ए मतलब तुम्हें पूरे साल में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हारा एनुअल डिमांड या फिर एनुअल रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल कितना है। पीपी मतलब परचेस प्राइस। सेकेंड, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ए डिवाइड बाय क्यू इंटू ओ। ए मतलब एनुअली तुम्हें कितना रिक्वायर्ड है, डिवाइड बाय क्वांटिटी, तुम एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो। ओ मतलब तुम्हारी ऑर्डरिंग प्राइस कितनी है। ये मैं जस्ट तुम्हें फुल फॉर्म्स याद दिला रही हूँ कि अपने ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब क्या था। थर्ड नंबर,
एनुअल, कैरिंग कॉस्ट, Q/2 इंटू सी, क्वांटिटी अपने कितने मंगवा रहे हैं, डिवाइड बाय 2, क्योंकि अपने स्टोर में ऑन एन एवरेज कितनी क्वांटिटी रहते हैं, हम लोग यहाँ पे एवरेज करते हैं इसलिए डिवाइड बाय 2। और कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट का खुद का एक फॉर्मूला था, तो यहाँ पे लिख लो C इज इक्वल टू परसेंट PP इंटू जो अपने को रेट परसेंटेज दिया हो क्वेश्चन में वो। फोर्थ नंबर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, 2AO अपॉन सी। अब 2AO अपॉन सी अपने इसका पूरा डेरिवेशन तक लेके आए थे, मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, 2AO अपॉन सी कैसे आया। 2AO अपॉन सी नॉर्मली मैं अभी तुम्हें बहुत ऊपर ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि अपने ने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है कि अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे एकदम सेम होती है, तो अपने EOQ क्या होगा, तो जहाँ पे अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी, तो दैट इज आर EOQ। यहाँ पे अपनी कॉस्ट जो है वो सबसे कम लगेगी, यहाँ पे अपनी कॉस्ट सबसे कम लगेगी जहाँ पे अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होगी। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन करो। फिफ्थ नंबर, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स तुम्हें पूछ ले कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स यू हैव टू प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, तो दैट इज E अपॉन Q। एनुअल तुम्हारी डिमांड कितनी है, डिवाइड बाय तुम एक बार में कितनी क्वांटिटीज ऑर्डर कर रहे हो। सिक्स नंबर, दैट इज अब वो लेवल्स जो अपने ने देखे थे, रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज ROL। इसका फॉर्मूला था मैक्सिमम कंजप्शन। ये फॉर्मूलाज ऐसे क्यों है, इसका लॉजिक अपने समझ चुके हैं। अगर तुम्हें लॉजिक याद रह रहा है तो वेल एंड गुड, अगर लॉजिक याद नहीं रह रहा तो इस फॉर्मूला शीट को एक जगह लिख लो और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, एक बार गो थ्रू कर लो तो तुम्हें याद रह ही जाएंगे। इनटू मैक्सिमम पीरियड, जिसको अपने लीड टाइम में बोलते हैं। अब ROL का ये तो फॉर्मूला था, ये ROL का एक और फॉर्मूला था जो कि अपने को क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है, डेटा मैक्सिमम कंजप्शन नहीं पता या फिर मैक्सिमम लीड टाइम नहीं पता, तो फिर अपने ये वाला फॉर्मूला यूज करता है, दैट इज सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज पीरियड, मींस एवरेज लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, तो मिनिमम सेफ्टी स्टॉक इज मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल को भी सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। यहाँ तक डन। 7 नंबर, सेवन इज मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन into average period, that is lead time।
8 नंबर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन into minimum period। 8 फॉर्मूलाज अभी तक हुए अपने। 9 नंबर, एवरेज स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल्स के ही सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड ही आता है एग्जाम में। तुमको जस्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक तो ये फॉर्मूला था ही एवरेज स्टॉक का कि मिनिमम स्टॉक ले लो, मैक्सिमम स्टॉक ले लो, दोनों का प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। अब क्वेश्चन में सपोज तुम्हारे पास मैक्सिमम स्टॉक नहीं है तो तुम क्या करोगे? अपने पास एक और फॉर्मूला था, और मिनिमम स्टॉक जो भी तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक भी था, प्लस आर ओ क्यू रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों से आंसर हमेशा अलग आएगा, डिफरेंट आंसर आएगा। क्यों आएगा उसका अपने ने लॉजिक समझा था। बट अगर एग्जाम में सपोज तुम्हारे पास दोनों का डेटा है तो इट इज प्रेफरेबल कि तुम दोनों से आंसर लेके आओ, और अगर एक का ही डेटा है तो एक से लेके आओगे तो मार्क्स मिलने ही है। 10 नंबर, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज कंजप्शन इनटू इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी पीरियड ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होगा, तभी तुम्हें डेंजर लेवल पूछेगा। ओके, अब डेंजर लेवल में एक और चीज है, इफ एवरेज कंजप्शन तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया, एवरेज कंजप्शन नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तभी सिर्फ ये एक ही कंडीशन में तुम डेंजर लेवल का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज डेंजर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन इनटू इमरजेंसी पीरियड। ये वाला क्वेश्चन मतलब अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास एवरेज कंजप्शन है तो तुम्हें कभी भी डेंजर लेवल दो फॉर्मूला से फाइंड करने की रिक्वायर्ड नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन में एवरेज कंजप्शन नहीं है और तुम्हारे पास कोई तरीका भी नहीं है कि तुम उसे फाइंड कर लो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में तुम्हें पास मिनिमम
और मैक्सिमम दिया है, देन यू से कि मेरे पास एवरेज नहीं है तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। नहीं, अगर तुम इसे फाइंड भी नहीं कर सकते, मतलब तुम ये फाइंड भी नहीं कर सकते, अब मिनिमम और मैक्सिमम है तो तुम ऑब्वियसली एवरेज फाइंड कर सकते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम फाइंड भी नहीं कर सकते क्वेश्चन में, तो फिर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कितने फॉर्मूला जो है अपने 10। 11 नंबर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये फॉर्मूला बेस पे अपना लास्ट टॉपिक था, इसके बाद अपने लीफो फीफो किया था। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वहां पे तुम्हारे बुक में फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड। तो इतना लंबा फॉर्मूला तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, तुम बस डायरेक्टली ये वाला याद रखोगे और ये वाला अप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, देन यहाँ पे एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला अलग था, दैट इज एवरेज स्टॉक। यहाँ पे फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक, सॉरी प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। 13 नंबर, लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का। अगर क्वेश्चन में तुम्हें एवरेज पीरियड पूछे फॉर विच द इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो उसका आंसर होगा टोटल डेज अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिंपल, खत्म, चैप्टर भी खत्म, फॉर्मूलाज की लिस्ट भी खत्म। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बहुत इजी सा चैप्टर था, सिर्फ तुम्हें 13 फॉर्मूलाज याद रखने हैं और चैप्टर के मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे। चैप्टर बहुत बेसिक था ये वाला चैप्टर, इसके बाद अपने कोई टफ चैप्टर उठाएंगे, बट ये वाले चैप्टर में तो अगर एग्जाम में आ रहा है तो बहुत फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। तुमको बस ये फॉर्मूलाज इतने एकदम अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए, तो तुम्हें कोई इशू आएगी नहीं इस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय।